सर आप दिखाई दे रहे हो। ओके। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। क्या अभी ये सही है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने हार्ट और अपने लंग को मजबूत करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम सभी लोग उद्योजक हैं। तो उद्योजक है इसका ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जिस विषय में काम कर रहे हैं उसके विशेषज्ञ हो, उसमें एक्सपर्ट हो या उसमें डॉक्टरेट हो। लेकिन ये बहुत और बेहद जरूरी है कि जिस विषय के बारे में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उस विषय का पर्याप्त शास्त्रीय या तांत्रिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज इस वेबिनार में मैं आपको वही शास्त्रीय या तांत्रिक ज्ञान बताने की कोशिश करूंगा। बायोमास। दोस्तों बायोमास यानी सभी सजीव को मिला के जो बनता है वो बायोमास, यानी सभी वनस्पति, सभी प्राणी और उनके सभी प्रोडक्ट्स, ये सभी बनके होता है बायोमास। वो जिससे बनते हैं उसको भी बोलते हैं बायोमास और वो पूरा बनके जो होता है वो है बायोमास। ये बायोमास हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि लिक्विड बायोमास, सॉलिड बायोमास, लिविंग बायोमास, डेड बायोमास, या बायोमास जिस तरह से आता है, जिस सोर्सेस से आता है उससे भी हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो कचरा हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है वो सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, गीला कचरा, इसको भी बायोमास कहते हैं क्योंकि उसका जो सोर्स है वो भी सजीव यानी लिविंग होता है। और ये बायोमास कैसे ग्रो करता है? दोस्तों आप हम जो मानव प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, हम लोग भी बायोमास है। और इस बायोमास को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या लगता है? तो है खाना, अन्न लगता है। और ये अन्न कौन बनाते हैं? तो ये अन्न बनाते हैं वनस्पति। ये पूरी जो बायोमास सिस्टम है उसमें वनस्पति ही ऐसी चीज है कि जो खुद का खाना भी बनाती है और उसके साथ पूरे जो प्राणी हैं उनको, उनके लिए भी खाना बनाती है। और बाकी के सभी प्राणी या तो वनस्पति डायरेक्टली खाते हैं और उनसे ऊर्जा लेते हैं, नहीं तो बड़े जानवर या बड़े प्राणी छोटे प्राणी को खाते हैं और उनसे ऊर्जा लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी जो एनर्जी जो इस पूरी इकोसिस्टम में आती है वो आते हैं इस वनस्पति से। और ये वनस्पति सूरज की रोशनी से वो ऊर्जा का कार्य करती है या ऊर्जा बनाती है। दोस्तों 5 चीज लगती है वनस्पति को अपना खाना, यानी खुद के लिए अनाज और बाकी सब के लिए अनाज बनाने के लिए। और वो 5 चीज क्या है? तो पहली चीज है सूरज की रोशनी, सूरज। दूसरी चीज है हवा, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जरूरी होता है। तीसरा पानी। चौथी जमीन या मिट्टी, मिट्टी से सब मूलद्रव्य वनस्पति को मिलते हैं। और जगह, ये सब ग्रो करने के लिए। दोस्तों और ये जो प्रक्रिया होती है जिससे वनस्पति अपने खुद के लिए अन्न बनाते हैं और सभी के लिए अन्न बनाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है उसमें वनस्पति सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लेके खाने लायक ऐसी ऊर्जा बनाती है, यानी केमिकल एनर्जी बनाती है। और यही केमिकल एनर्जी फिर हमको मिलती है ग्लूकोज के स्वरूप में। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए वनस्पति सूरज की रोशनी के साथ जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से कार्बन लेते हैं और कार्बन से ही बनता है वो ग्लूकोज, और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं तो कहता हूँ ये जो स्लाइड है, ये जो पिक्चर है, ये आज हम जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उसका हल है, उसका सोल्यूशन है। क्योंकि देखिए ना, आज पूरे इस वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस पूरे जो कचरा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने के लिए ये जबरदस्त यंत्र है, यह है वनस्पति जो कुदरत ने बनाया है। तो ये पूरा साफ करके हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी रोक सकता है। और दूसरी बात, हमें जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको भी अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है तो उसको चाहिए होता है कि ऑक्सीजन उसके हर पेशे तक पहुंचे। हाँ दोस्तों,
इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करो कि जिसकी वजह से आपका जो लंग या फेफड़े हैं, जो नॉर्मली सिर्फ 50 से 60% ही फूलते हैं, वो 100% फूले, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले और पूरे पेशी को दे, और पूरे पेशी को ऑक्सीजन देने के लिए हार्ट बहुत अच्छी पंपिंग करें और उसमें वो बहुत अच्छी मजबूत हो। मेडिटेशन का भी काम ये होता है। मेडिटेशन में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस पेशियों को देते हैं, जो बहुत ही जरूरी होता है उनके अच्छे कार्य के लिए। दोस्तों देखिए नहीं, ये ऑक्सीजन देने का काम भी ये वनस्पति करते हैं, और इस वनस्पति को लगता है पानी। लगभग ये पूरे बायोमास बनता है पानी से। हमारे पृथ्वी के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 70% से ज्यादा पानी, 71% पानी है और 29% जमीन है। वैसे ही हमारे में भी है। हम जो मनुष्य प्राणी हैं, आप मैं, हम लोग भी बने हैं पानी से। हमारे अंदर भी 70% पानी होता है और सिर्फ 30% होता है सॉलिड मैटर। वैसे ही जो नेपियर ग्रास जिसकी खेती हम लोग कर रहे हैं, उस खेती में, उस नेपियर ग्रास में भी 60 से 70% पानी होता है। दोस्तों ये जो बायोमास है, ये बायोमास आज पृथ्वी के ऊपर जो भी ऊर्जा आपको नजर आती है उसका मूल स्रोत है। कोई भी ऊर्जा, कोई भी ईंधन अगर आपको दिखाई देता है तो उसका उसका उगम होता है बायोमास से। आप कोयला लीजिए, आप क्रूड गैस लीजिए, आप प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस लीजिए, और इस ऑयल से बनते जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब कुछ आता है बायोमास से। तो समझिए कि ये पूरी जो एनर्जी ये आती है सूरज की एनर्जी से। और कैसे बनता है ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस? तो दोस्तों करोड़ों साल पहले, यानी 50 से 100 करोड़ साल पहले, उस टाइम पे जो जीवित बायोमास था, यानी जो वनस्पति थे, जो प्राणी थे, वो बाद में मरने के बाद, मृत होने के बाद, वो नीचे जमीन में दफना दिए गए, दफन हो गए नेचुरली। और उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ गई, उसके ऊपर फिर और मिट्टी चढ़ गई, फिर रॉक्स यानी पत्थर तैयार हुए, और ऐसा करके करके अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर ये सब जो बायोमास था उससे बन गया क्रूड ऑयल, और उससे बना प्राकृतिक गैस। ये जो उसमें कार्बन था उससे बना हाइड्रोकार्बन। और आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं? तो आज की तारीख में सिर्फ हम लोग बड़े बड़े कुएं बनाते हैं और उससे ये जो प्राकृतिक गैस या क्रूड ऑयल है उसको निकालते हैं। ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है? तो ये ऐसी जगह पे जहां इस ऑयल या गैस मिलता है वहां बड़े बड़े अपने कुएं तैयार करती है, और उस कुएं में से ये क्रूड ऑयल और गैस निकालती है, और बाद में इसको रिफाइनरी बेच के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोस्तों यहां तक कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है हमारे घर में, अभी ये जो रोशनी है, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये सब कुछ जो बिजली है ये भी आती है बायोमास से। क्योंकि पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा बिजली आज भी बनती है फॉसिल फ्यूल से, यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल से। यहाँ तक कि हमारे देश में भी लगभग 75% बिजली बनती है इस फॉसिल से, यानी बायोमास से। दोस्तों ये बायोमास, ये वनस्पति ही बेसिक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं कि बायोमिथेनाइजेशन यानी क्या। तो दोस्तों ये जो बायोमास है इसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मीथेन के स्वरूप में बाहर निकालना या मीथेन का निर्माण करना, इसको कहते हैं बायोमिथेनाइजेशन। बायोमास से मीथेन बनाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोमिथेनाइजेशन। और बायोमिथेनाइजेशन का दूसरा मीनिंग, अर्थ ये भी है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। यानी ये इस बायोमास से हम लोग जो मीथेन बनाते हैं इसका काम करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको कहते हैं बायोमिथेनाइजेशन। तो सिंपल है, जो बायोमास आज हमारे नेचर में, कल्चर में है, उससे ऊर्जा, यानी ये जो मीथेन है ये बेसिकली उस बायोमास में हुआ जो ईंधन है, जो ऊर्जा है, उसको हम लोग निकालते हैं, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बायोमिथेनाइजेशन। दोस्तों लेकिन ये मीथेन इस प्रक्रिया को छोड़ बाकी प्रक्रिया में से भी आता है। नंबर 1 कि ये जो मीथेन है, ये जो बायोमास से बनी हुई एनर्जी, ये हमारे धरती के अंदर है। तो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भी मीथेन बाहर आता है। आज जो भी हमारा कचरा है, जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, आज गांव में भी इतना सारा वेस्ट बन चुका है, तो वहाँ जो भी जो गीला या सड़ने वाला जो कचरा होता है उसका जो विघटन करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
उससे भी मीथेन जनरेट होता है और वो हवा में चला जाता है। हमारे जो एनिमल्स है, प्राणी, उनकी जो टॉयलेट है उसमें से भी बहुत मीथेन का निकास होता है और वह बहुत मीथेन की निर्मित होती है। और केमिकल डिग्रेडेशन, इस सूरज की रोशनी से भी एक केमिकल डिग्रेडेशन होकर मीथेन तैयार होता है। दोस्तों, ये मीथेन अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो इस मीथेन में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा, यानी अगर उसको ऐसे ही छोड़ दे तो ये बहुत ज्यादा तापमान गर्म कर सकता है। यानी हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं ये हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अभी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी तैयार करेगा उससे 28 गुना ज्यादा ये 1 टन मीथेन गर्मी तैयार करता है। तो ग्रीन हाउस गैस करके अगर इसको ऐसे ही छोड़ा हम लोगों ने तो बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। लेकिन इसको अगर हम लोग ने इस्तेमाल किया तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ईंधन है ये मीथेन। आज अगर हम लोग कुकिंग की बात करें एलपीजी को, तो हमारी घर की रसोई हो या बड़े बड़े होटल्स हो, हर जगह यह एलपीजी को 100% रिप्लेस कर सकता है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वाहनों की बात करें, तो आज आपकी कोई भी गाड़ी जो आज पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर चलती है, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके बस, ट्रक, सब कुछ, ये सभी वाहने आज हम इस मीथेन पे चला सकते हैं सीएनजी के माध्यम से। आज कोई भी ऐसी मशीन है जिस मशीन से आप बिजली बनाते हैं, जिस मशीन से ऊर्जा बनाते हैं, ऐसी कोई भी मशीन जो किसी भी फैक्ट्री में लगी हो, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री चल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो सभी मशीनें आज हम लोग मीथेन के ऊपर चला सकते हैं। दोस्तों, ये जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस है जिसको हम हमारे फैक्ट्री में बनाने वाले, इसके 4 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस, दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस, तीसरा है एसिटोजेनेसिस और चौथा है मिथेनोजेनेसिस। दोस्तों, हाइड्रोलिसिस यानी क्या? तो ये जो रॉ मटेरियल हम लोग इस बायोमिथेनेशन के लिए डालते हैं, उस सभी रॉ मटेरियल को हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, क्रश करते हैं। वो जो रॉ मटेरियल उसको क्रश करते हैं। उसका कारण यह है कि क्रश करने के बाद उसका जो सरफेस एरिया है उस रॉ मटेरियल का, वो बढ़ता है और फिर ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और उसका विघटन कर सकते हैं, उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। और पानी एक अच्छा मीडियम होता है कि जिसकी वजह से ये प्रक्रिया और बेहतर और सुलभ होती है। दोस्तों, ऐसा समझे ये बिल्कुल हमारे खाने जैसा है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हमारी पहली स्टेप क्या होती है कि वो निवाला हम लोग मुंह में लेते हैं और उसको चबाते 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 चबाते, और जब चबाते हैं तो मुंह में जो सलाइवा होती है वो भी उसके साथ मिक्स हो जाती है और वो बनता है हाइड्रोलिसिस। और फिर उस पर बेहतर हमारे अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर काम कर सकते हैं और अच्छा उसका डाइजेशन हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो हमेशा हमें कहते थे कि जो भी खाना आप खाओगे तो ज्यादा बार उसको अच्छी तरह से उसको चबाओ। और ये बहुत 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 सही साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप उसको अच्छा चबाओगे तो आपका अच्छा डाइजेशन होगा, अच्छी आपको ऊर्जा मिलेगी। दूसरा जो उसकी स्टेप है उसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस। अभी जीनेसिस यानी निर्माण करना, और एसिड तो जो भी रॉ मटेरियल आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन होता है और लिपिड यानी ऑयल होता है। और इन तीनों के जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है, उस बेसिक मॉलिक्यूल से हम फैटी एसिड बनाते हैं। ये हुआ दूसरी स्टेप, इसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस, फैटी एसिड का निर्माण करना। तीसरी जो स्टेप है वो है एसिटोजेनेसिस। ये जो फैटी एसिड है इससे हम लोग वोलाटाइल फैटी एसिड बनाते हैं और बड़ी मात्रा में, और अभी मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की भी जनरेशन शुरू होती है। और आखिरी जो प्रोसेस है वो है मिथेनोजेनेसिस। जेनेसिस यानी निर्माण करना, मिथेन यानी मीथेन का निर्माण करना। यानी इस स्टेप के बाद जो गैस बाहर आती है उसमें मैक्सिमम मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी की चीजें होती है। तो दोस्तों, जो भी ये 4 स्टेप के बाद, इस प्रक्रिया के बाद जो बायोगैस बनता है उसका अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो लगभग 60% उसमें मीथेन होता है, लगभग 32 से 35% तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें 2 से 5% में उसमें वाफ होती है, हवा की वाफ होती है, पानी होता है, और बाकी के भी छोटे छोटे उसमें गैसेस होते हैं जैसे अमोनिया। दोस्तों, जितना बेहतर आपका डाइजेशन होगा,
जितना बेहतर ये चार स्टेप्स होंगे उतना बेहतर डाइजेशन होगा, उतनी बेहतर उससे ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं, और उतना बेहतर हमारे बायोगैस में मीथेन होगा। और अगर ज़्यादा मीथेन है तो वो बायोगैस, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ऊर्जा की क्षमता बहुत बढ़ती है। ये बिल्कुल हमारे खाने जैसा ही है। हम लोग भी कैसे खाना खाते हैं, तो हमारे भी यहाँ अगर आप देखोगे तो चार प्रोसेस है। हम लोग तो पहला जो हाइड्रोलाइसिस करते हो मुंह में खाना खाते हैं, वहाँ थोड़ा सा पहला डाइजेशन होता है। बाद में एसिडोजेनेसिस जो है वो स्टमक में होता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जिसके वजह से फिर वो और ज़्यादा डाइजेशन होता है उसका। और जब हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते या गलत खाना खाते हैं तो वो एसिड भी बढ़ता है उसको डाइजेशन करने के लिए। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और ये जो चार जगह पे ये खाना खाने के बाद, अच्छी तरह से डाइजेशन करने के बाद हमें मिलते हैं अच्छी ऊर्जा, हमें मिलते हैं अच्छे मूल द्रव्य। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पेट सफा हर रोग दफा। उसका कारण ही ये है कि अगर आपका डाइजेशन, पाचन संस्था अच्छी है तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा और सभी जो मूल द्रव्य जो खाने में होते हैं वो अच्छी तरीके से मिलते हैं, और आपको रोग बहुत कम होते हैं, बीमारियां कम होती हैं। तो वैसे ही होता है इस बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस में। ये भी जो हमारा जो प्रोसेस है ये भी एक तरह से बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस है, जिससे हम लोग कोई भी जो बायोमास खाते हैं और उससे हम लोग पाते हैं ऊर्जा, और सुबह जो निकलता है वो फर्टिलाइजर। दोस्तों ऐसा समझे कि जब ये चार प्रोसेस में होता है तब ये अच्छी तरह से होगा। लेकिन अभी तक आपने जो भी बायोमिथेनाइजेशन या बायोगैस के प्रोजेक्ट देखे होंगे वो इस तरह से दिखते हैं, यानी एक चेंबर पे पूरा बायोमास लेके आप उसको डंप करते हो और आप सोचते हो कि इससे हमें बायोगैस निकलेगा, उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा या कैलोरीफिक वैल्यू होगी। कैसे होगा ये? हमें हमेशा ऐसे बोला जाता है कि देखो ऐसी प्रोसेस होती है बायोगैस की, कि आप रॉ मटेरियल लीजिए, उसको टुकड़े कीजिए, उसका साइज रिडक्शन कीजिए, प्री ट्रीटमेंट यानी पानी डालिए, हाइड्रोलिसिस कीजिए और फर्मेंटेशन के लिए डाल दिए, फिर आपको मिलेगा बायोगैस। कैसे होगा ये बताइए? आज ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं कि जो एक चैम्बर में ये पूरा रॉ मटेरियल चाहता है, तो कैसे वो, ये जो कुदरत ने प्रक्रिया बनाई है, नेचर ने प्रक्रिया बनाई है, कैसे वो 100% डाइजेशन होगा? तो फिर इसके बाद जो गैस आती है बाहर, उसमें मीथेन बहुत कम होता है क्योंकि पूरा डाइजेशन ही नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम होती है कि इससे हम लोग एलपीजी को रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी के चीज सीएनजी नहीं बना सकते। इतना ही हो कर सकते हैं कि हम लोग उसको जला के थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी या रोशनी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये करने के लिए इसी लोग हमारी जो अगर टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, एमसीएल का अप्रोच अगर देखोगे, तो एमसीएल में तो हर चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए अलग अलग स्वतंत्र ऐसा रिएक्टर है, और ये रिएक्टर है जो हर इस स्टेज को अच्छी तरह से क्लियरली पूरी तरह से तैयार करता है। और इस रिएक्टर में हम लोगों ने सेंसर भी रखे, पीएच, टेम्परेचर, ताकि हर प्रोसेस अच्छे तरीके से। अब इस बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आज की तारीख में यूज होता है? तो जैसा मैंने कहा कि बायोमिथेनाइजेशन में कोई भी बायोमास हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पूरा जो वनस्पति से, प्राणी से और उनका जो कोई उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सब से हम लोग बायोमिथेनाइजेशन कर सकते हैं और उसकी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जितने भी प्रकल्प, जितने भी प्लांट, जितने भी प्रोजेक्ट्स बायोमिथेनाइजेशन के भारत में लगे हैं, 99% ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के ऊपर। यानी चाहे वो म्यूनिसिपालिटी का गीला कचरा हो, चाहे वो खेती का कचरा हो, चाहे जो एनिमल्स है उनका गोबर हो, उसके ऊपर ये प्लांट्स मैक्सिमम लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो सतत स्कीम है, सतत स्कीम में अगर आप देखोगे कि भारत सरकार को 5000 ऐसे प्लांट लगाने, जिससे हम लोग सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस हम लोग तैयार करें। लेकिन इस सीबीजी के लिए रॉ मटेरियल का क्या है, अगर आप उसमें देखोगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल ने ग्रामीण स्वच्छता ग्रामीण योजना जो है उसमें से वो गांव का जो कचरा है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, उसको उन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ लिया है। यानी हमारे इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट यानी क्या, तो कचरे का प्रोजेक्ट यानी बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट ऐसा सब जगह बना है।
हर म्यूनिसिपालिटी में, हर जगह आप अगर कोई भी बायोगैस, कोई भी बायोमिथेनाइजेशन का प्रोजेक्ट आप देखो ना, तो उसका एक ही मकसद होता है कि कचरा जो है, वेस्ट जो है, उसका 100% ट्रीटमेंट करना। तो वो संकल्प, वो स्टेटस बन चुका है हमारे इस बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बायोमिथेनाइजेशन के ऊपर काम करने वाला भारत देश सबसे पहला देश है, बहुत पहले। यानी इस बायोमिथेनाइजेशन के ऊपर, इस बायोगैस के ऊपर पॉलिसी बनाने वाले, प्रोजेक्ट्स लगाने वाले सबसे कोई अगर देश होगा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले काम शुरू करने वाला, वो है हमारा भारत देश। और इसका कारण यह है कि जैसे हम लोग अभी आबादी में दूसरे स्थान के ऊपर है, वैसे ही जो प्राणी हो, ये जो जानवर है, उसकी आबादी में हम लोग बहुत सैकड़ों साल से नंबर 1 पे है। यानी हमारे यहाँ जितनी आबादी है, उतनी आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए इस जानवरों के जो उनका काउडंग था, उनका गोबर था, उसके ऊपर बायोगैस के प्रोजेक्ट यहाँ पहले से लगते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 1800 सदियों में भी ये प्रोजेक्ट लगे हैं। पहला जो कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो 1939 में प्रोजेक्ट लगाया गया है, जो मुंबई में दादर में लगाया था, और उससे बिजली बना के उन्होंने स्ट्रीट लाइट की थी। तो तब से लेके इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे देश ने लगाए हैं। ये बाकी के देश में कहीं भी इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हमारे देश में हुआ है, इतने साल से, सदियों से होता आ रहा है। और अगर आप देखोगे कि कितने प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाए, तो 1990 में, 91 में लगभग 12.5 लाख प्रोजेक्ट ऑन पेपर हमारे इधर थे। और आज 2012-13 की बात करें तो लगभग 45 लाख प्रोजेक्ट्स बायोगैस के इंडिया में लग चुके हैं। लेकिन इनसे कितनी ऊर्जा तैयार हो रही है, कितना गैस तैयार हो रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि उससे रसोई का गैस हम लोग तैयार कर सके, तो कितना गैस हम लोग बना रहे हैं? तो दोस्तों, फिगर ये है, जो गवर्नमेंट की फिगर है, कि जितना एलपीजी हमको लगता है, उस एलपीजी की रिक्वायरमेंट का 5%, सिर्फ 5% इतना गैस हम लोग बना रहे हैं। यानी 45 लाख प्रोजेक्ट्स, और बना रहे हैं सिर्फ 5% ऑफ एलपीजी। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, घर के पीछे जो लगते हैं ना, वो। और पहले से, डे 1 से ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे बेनिफिट्स है कि गवर्नमेंट में इसके ऊपर 35%, 30 से 35% इसके ऊपर सब्सिडी दी थी। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स उसी चक्कर में लगे हैं। और कितने प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, कितने बंद है, इसका नंबर अभी नहीं। तो दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो जैव ईंधन का जो हम लोग अभी प्रसार और उसको बढ़ा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। यही बात चाइना ने सिर्फ 10-12 साल पहले चाइना के समझ में, और आज के तारीख में अगर आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में चाइना ने क्या किया, तो हमारे देश में जितने भी कैपेसिटी है बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट से बनाई हुई, उसे 40 गुना कैपेसिटी चाइना ने तैयार की है। दोस्तों, आज ये पूरा जो पर्सपेक्टिव है हमारे देश में बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट को लेकर, जो सोच है, उसको बदलने का काम करने वाली है एमसीएल। हम आने वाले दिनों में ये पूरी सोच बदलने वाले। ये जिस प्रोजेक्ट को ये सभी लोग अगर कचरे का प्रोजेक्ट बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बोलते हैं, हमारे लिए वो प्रॉपर जैव ईंधन तैयार करने वाली फैक्ट्री है। हम ये प्रोजेक्ट जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट लगेंगे ना, वो सभी, जैसे कोई इंडस्ट्री में लगता है ना, अगर आप स्टील की फैक्ट्री लगाते हो, आप किसी वाहन या कार तैयार करने वाली फैक्ट्री लगाते हो, आप मोबाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री, आप कोई भी फैक्ट्री अगर आप लगाते हो, तो क्या क्या सोचते हो उसके बारे में? रॉ मटेरियल कितना तैयार करेंगे, कहाँ बेचेंगे, सब कुछ। वैसे ही हमारे लिए ये जो है, ये बायोमिथेनाइजेशन के प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री की फैक्ट्री है। और ये हमारे लिए 100% ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग ये रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस तैयार करेंगे, और ये पूरे जो हमारे आज मार्केट में ये फॉसिल फ्यूल जो चलता है, जो बाहर से लाते हैं, उसको हम 100% रिप्लेस करेंगे। हम इसीलिए, अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी भी देखोगे, तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजी देख के आपको पता चलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिर्फ एक डोम के ऊपर ऐसे फर्मेंटेशन का काम चलता है। अभी कुछ देश है जो अभी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एमसीएल की तरफ देखिए, एमसीएल की अगर ये टेक्नोलॉजी भी देखेगी तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज के लिए, इस सेक्टर के लिए हम लोगों ने कितनी तैयारी की है। इसके अलावा
हमारा प्रॉपर एक बिजनेस टारगेट्स है कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, इस प्रोजेक्ट्स की क्या कैपेसिटी होगी। हम हर तहसील में कम से कम 100 टन जैव ईंधन का निर्माण करना चाहते हैं, और 100 टन और उसके मल्टीपल्स जितना ज्यादा हो सके। लेकिन आज कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे हर तहसील में 400, 500, 600 टन की फैक्ट्री लग सकती है, और वो हम लोग लगाएंगे। और जैसे आप कोई भी दूसरी, जैसे आप कार तैयार करने की फैक्ट्री लगाते हैं, और आप फिर देखते हो कि मुझे अगर साल में 1000 कारें तैयार करनी है, तो हमें इतना टायर लगेगा, इतना स्टील लगेगा, इतनी बैटरियां लगेगी, इतना सब कुछ लगेगा, यानी रॉ मटेरियल के बारे में सोचते हैं। वैसे ही रॉ मटेरियल इसके लिए कितना लगेगा, ये भी हम लोगों ने सोच के रखा है। कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगा, कितने हेक्टर के ऊपर हम लोग ये रॉ मटेरियल करवा के लेंगे, और ये प्रॉपर, जैसे वहां आप स्टील कहां से लेते हैं, वेंडर से लेते हो, उनको पैसे दे, वैसे ही हम अपने किसान भाइयों से ये रॉ मटेरियल प्रॉपरली कमर्शियली तैयार करके लेंगे। और ये जो रॉ मटेरियल उसका नाम है नेपियर ग्रास। अब ये नेपियर ग्रास कितना आएगा, किसानों को कितना फायदा होगा, ये भी बहुत ही क्लियर है। आज पूरे भारत में कहीं भी आप जाओगे और नेपियर ग्रास को देखोगे, हत्ती गवत, राजा गवत, सब कुछ, तो ये कम से कम 300 टन प्रति हेक्टर उपजाऊ जमीन में आता है। लेकिन जैसे जैसे अभी नेपियर ग्रास की बेहतर वैरायटीज आ रही है, तो उपजाऊ जमीन में आराम से वो 500 टन पर हेक्टर प्रति साल ये आता है, और इसको हम 1000 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदने वाले। तो हम अपने किसान भाइयों को 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टर हम लोग देने वाले। तो ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट बाकी के लिए होगा, बाकी अभी तक लोग सोचते हैं कि बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट यानी वेस्ट मैनेजमेंट और ये सब बायोगैस, हमारे लिए बायोगैस नहीं है। हमारे लिए प्रॉपर कृषि आधारित बहुत बड़ा प्रकल्प है, कृषि आधारित उद्योग है, और जिसको हम लोग पूरे भारत में करने वाले हैं। अभी इस बायोमास के लिए हमने देखा कि नेपियर ग्रास हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बायोमास का सोर्स करके अलगे के ऊपर काम चल रहा है। अभी अलगे यानी क्या, अलगे यानी शैवाल, अलगे यानी काई। अभी इस अलगे के ऊपर क्यों लोग इतना काम कर रहे हैं, कैसे लगता है कि अलगे आने वाले दिनों में, और 4th जनरेशन बायोफ्यूल में अलगे का नाम होता है, तो क्यों अलगे के बारे में इतना लोग काम कर रहे हैं, तो ये चलो देखते हैं। नंबर 1, अलगे के बहुत काफी ऐसी गुण हैं जिसके वजह से अलगे को एक प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहा जाता है। नंबर 1, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि अगर चालू हुई होगी, जीव पहले कोई तैयार हुआ होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो वो था ये अलगे, ये शैवाल। दोस्तों, ये जो अलगे है ये वनस्पति है, लेकिन ये वनस्पति बाकी के वनस्पति जैसे या पौधे जैसी बढ़ती नहीं है। ये एक यूनिसेल्युलर प्लांट है। अभी कोई भी वनस्पति, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ या कोई भी प्राणी या आप हम सभी लोग, ये बनते करोड़ों पेशियों से, लेकिन ये अलगे ऐसे बहुत सारे पेशियों से नहीं बनता, एक पेशी से बनता है, सिर्फ यूनिसेल्युलर प्लांट है। और ये क्या करता है, ये बढ़ता कैसे है कि ये दुगना होता है, यानी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ऐसे ये बढ़ता है। और पूरी दुनिया में सबसे एफिशिएंट अगर प्लांट कोई है तो वो है अलगे। वो कैसे, ताकि दोस्तों ये पूरे जो संसार में ये पेड़ हमको जो हरे नजर आते हैं, उसका कारण है कि इस पेड़ों में, इस वनस्पति में होता है क्लोरोफिल, हरित लवक जिसे बोलते हैं। और ये हरित लवक ये होता है कि जिसके वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ये पौधे, ये पेड़ अपना अनाज बनाते हैं। अब ये अलगे ये ऐसी वनस्पति है कि इसमें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है क्लोरोफिल का, वो सबसे ज्यादा है। पूरे संसार में जितने भी पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे ना, उससे सबसे अधिक कार्यक्षम अगर कोई वनस्पति है तो वो है अलगे, ये शैवाल। उसकी कैपेसिटी, वो सूरज की रोशनी लेके, उसकी ऊर्जा लेके खाना बनाने की जो कैपेसिटी है, वो अलगे के संसार में सबसे ज्यादा है। तो बहुत फास्ट ये अलगे अपना खाना बना सकता है, इतना के जितना अलगे आप डालोगे ना, हो सकता है एक दिन में वो डबल होता है। कुछ ऐसे अलगे हैं कि जो सिर्फ 12 घंटे में डबल होते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ 8 घंटे में डबल होते हैं। यानी अगर नेपियर ग्रास की बात करें आप, तो हमें आगे जाके हर 15 दिन में हम लोग उसकी कटाई कर सकते हैं।
लेकिन अलगे में ऐसा हो सकता है कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन आपको उसकी यील्ड मिलती रहे। दोस्तों अलगे इतनी जगह पे आता है, इस तरीके से आता है कि अलगे के नॉन जो हमें मालूम है, लोगों को मालूम है, ऐसे 3 लाख जाति है इस अलगे के। यानी इसके अलावा बहुत सारी जाति हो सकती है जो इस संसार में हमें पता ही नहीं, जो मालूम है वो 3 लाख स्पीसीज है। ये अलगे हर जगह आता है। यानी कोई अच्छा पानी हो, नदी का पानी, या सलाइन वाटर हो, या इवन आपके बारिश में अगर कोई छोटा सा कोई तालाब तैयार होता है, या छोटा सा इवन रोड पे भी अगर कोई छोटा सा पानी हो जाता है तो उस पर आ जाता है अलगे। इतने फास्ट ये ग्रो होता है, हर जगह ग्रो होता है। कहीं भी ठंडे कोई भी जगह हो, कोई भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये अलगे आता है, इसलिए उसकी इतने सारे जाति प्रजाति है। और दोस्तों इस अलगे में होता है ऑयल, इसलिए जब वो ऑयल उस अलगे से जब हम लोग फिसलते क्यों है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है। और ये इसका कारण ये है कि बहुत छोटे छोटे लेयर पे भी ये आता है, क्यों है, क्योंकि अलगे को इस शैवाल को आने के लिए पानी का सिर्फ ऊपर का 1 सेंटीमीटर इतना ही भाग चाहिए होता है। वो नीचे नहीं ग्रो होता, वो सिर्फ ऊपर ही अपना लेयर बनाता है। 1 सेंटीमीटर इतना पानी रहा ना तो भी अलगे आएगा। तो इसीलिए हर जगह पर ये आता है। और लगभग 72 ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स है, जो अलगे की ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। यानी बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही विशिष्ट ऐसी वनस्पति जिसको इतने सारी चीजें लगती है या कंट्रोल करती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, वो लेयर बदलनी, जैसी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। पूरी दुनिया में अलगे की खेती होती है। आज भी पूरी दुनिया में अलगे की खेती हो रही है। अलगे की खेती अगर आप देखोगे तो ओपन ऐसे जो तालाब बनाते हैं उसमें भी हो रही है। लोगों ने उसके लिए स्पेशल ट्यूब्स बनाए हैं, और जहाँ जिस तरीके से पॉसिबल है उस तरीके से होता है। एक स्पेसिफिक जो सिस्टम है जो इस अलगे की ग्रोथ या कल्टीवेशन या खेती करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं फोटो बायोरिएक्टर सिस्टम। उसमें क्या होता है, जैसे अपने रिएक्टर है बहुत बड़े बड़े, वैसे ही उन्होंने प्लास्टिक के और या कांच के ऐसे ट्यूब्स बनाए हैं जिसमें वो अलगे की ग्रोथ करते हैं, अलगे को बढ़ाते हैं। और इस अलगे के उस कांच के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट होती है और उसके ऊपर सनलाइट काम करती है, और उसी से अलगे अपना खाना बनाती है, इसलिए उसको फोटो बायोरिएक्टर बोलते हैं। दोस्तों ये सिस्टम पूरी दुनिया में इसका उपयोग करते हैं, और ये हर तरह के इसके बहुत सारे प्रकार हैं। यानी ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल हो सकते हैं, ये स्लैंटिंग हो सकती है, और इसके अलग अलग शेप भी हो सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में भी इस अलगे को तैयार करते हैं, इस अलगे की खेती करते हैं। तो किसके लिए ये अलगे की खेती करते हैं ये भी समझना जरूरी है। अलगे एक सुपर फूड है। अलगे जो वनस्पति है ना, आप सोच नहीं सकते इतनी अच्छी अच्छी चीजें इस शैवाल में, इस अलगे में। जिस ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ऐसे बहुत इसेंशियल ऑयल्स जो जरूरत होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, वो इस अलगे में है। प्रोटीन, यानी आपके चिकन में, अंडे में कहीं भी इतना प्रोटीन नहीं होगा जितने इस अलगे में है। कई सारे ऐसे मूलद्रव्य इस अलगे में है जो बाकी की जगह पे आपको प्राकृतिक मिलेंगे ही नहीं। इतना सुपर फूड है ये अलगे, इतनी सारी चीजों को वो तैयार कर सकता है और हमें दे सकता है, प्रदान करता है। दोस्तों एक अभी कोई भी बीमारी अगर हमको होती है, उसके ऊपर हम लोग दवाई लेते हैं। वो दवाई में टैबलेट्स होती है, इंजेक्शन होती है। ये सभी दवाई को मिलकर जो सेक्टर बना हुआ है उसको कहते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लेकिन आपको कोई बीमारी हो ही ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपकी पावर बढ़े, और आप किसी भी बीमारी से आगे रहे, इसके लिए जो न्यूट्रिशन आज मिलता है मार्केट में, उसका एक बड़ा सेक्टर बन चुका है जिसको कहते हैं न्यूट्रासिटिकल। तो एक दूसरा अलग सेक्टर है जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर नहीं है, न्यूट्रासिटिकल सेक्टर, और उसमें वो सब ये अलगे वगैरह सुपर फूड्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। और अलगे आज तक अभी पूरी दुनिया में जो तैयार होता है, जिसकी खेती करते हैं, वो सिर्फ न्यूट्रासिटिकल के लिए करते हैं। हमारे देश में भी अगर आपने सुना होगा स्पिरुलिना, तो ये है अलगे। दोस्तों इस अलगे के कई प्रकार हैं, और इस अलगे के बेस पे कई सारे सुपर फूड के प्रोडक्ट्स आज पूरी दुनिया में मिलते हैं, अपने भारत में भी मिलते हैं, और ये बहुत महंगे भी होते हैं, इतने अच्छे ये अलगे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये अलगे हमें
बायोमास करके भी काम आने वाले हैं। इस अलगे के ऊपर एमसीएल ने बहुत काम कर चुका है और आगे आने वाले दिनों में शायद इसके प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। और एक प्रश्न बार बार आपके मन में आता होगा कि ये बायोमिथेनाइजेशन जो प्रोसेस है, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना मीथेन बनता है, कितना अगर हम लोग ये नेपियर गैस लगाएंगे तो उसमें से कितना सीएनजी निकलेगा। ये भी प्रश्न बार बार आपको आता होगा, तो ये भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो मीथेन बनता है तो कितना मीथेन बनेगा, आप अगर जो बायोमास डालोगे, जो रॉ मटेरियल डालेंगे, उसमें से कितनी ऊर्जा, कितना सीएनजी बनेगा, ये जिसके ऊपर निर्भर है उसका नाम है ड्राई मैटर। ये निर्भर करता है, ये डिपेंड होता है ड्राई मैटर के ऊपर कि आपके बायोमास में कितना ड्राई मैटर है। जैसा मैंने कहा कि ये पूरा बायोमास में अधिकतर पानी होता है, तो जितना बचा हुआ ड्राई मैटर है वो डिसाइड करता है कि कितनी गैस बनेगी। और जितना ड्राई मैटर होता है उसके 35% बनती है क्रूड बायोगैस। और जो बायोगैस होता है उसमें कितना मीथेन होगा, वो अगर आप देखोगे तो उसकी एक रेंज है। यानी जो क्रूड बायोगैस में 45 से लेके 65% तक होगा मीथेन, और 30 से लेके 40% तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी किस चीज़। लेकिन आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो नेपियर गैस का और बायोमिथेनाइजेशन का, उसमें से जो क्रूड गैस तैयार होगा उसमें मीथेन ये 60-65% होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी का होगा दोस्तों। और जब हमें इसको प्रोडक्ट करके बेचना है, सीएनजी करके बेचना है, तो उस सीएनजी में हमें 90% यानी 90% इतना मीथेन चाहिए होता है। जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के जो स्पेसिफिकेशंस है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसमें 90% उसमें मीथेन होना चाहिए। तो और ये जो मीथेन है यानी 90% मीथेन होना चाहिए, तब वो बनता है सीएनजी। लेकिन अगर इसमें 90% से ज़्यादा मीथेन है तो एक बेहतर सीएनजी करके सामने आता है। हम एमसीएल जब हमारा सीएनजी मार्केट में लॉन्च करेंगे तब हम प्रीमियम सीएनजी करके उसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो बाकी के जो नॉर्मल सीएनजी मार्केट में मिलता है उससे बेहतर, प्रीमियम, बेटर ऐसे सीएनजी होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ दोस्तों। मार्केट में आप जब पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो दो टाइप का पेट्रोल, दो टाइप का डीजल मिलता है। एक नॉर्मल डीजल, नॉर्मल पेट्रोल, और दूसरा प्रीमियम पेट्रोल डीजल, उसको बोलते हैं स्पीड, पावर। तो कैसे ये प्रीमियम होता है? तो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन नंबर और डीजल में होता है सिटेन नंबर। तो ये जो प्रीमियम डीजल होता है ना, उसमें ज़्यादा सिटेन नंबर वाला डीजल होता है, ज़्यादा ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल होता है। ये अगर ज़्यादा ऑक्टेन सिटेन वाला फ्यूल ईंधन अगर आप कार में डालोगे तो आप जैसे गाड़ी चालू करोगे, इग्निशन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इग्निशन कितना स्मूथ हो गया। जब आप पिकअप लोगे तो आपको पता चलेगा यार कितना अच्छा ईंधन है, कि पिकअप कितना बेहतर है, और आपका जो एवरेज है वो भी बढ़ता है, इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। वैसे ही होगा अपने सीएनजी के साथ। जब ज़्यादा मीथेन वाला सीएनजी आप इस्तेमाल करोगे तो वो इग्निशन से आपको पता चलेगा कि ये सीएनजी बेहतर है, इसका पिकअप, उसका जो एवरेज है उससे पता चलेगा ड्राइवर को कि कितना अच्छा सीएनजी हम लोगों ने बनाया है। तो दोस्तों, आज पूरे भारत में जो भी बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक रॉ मटेरियल यानी पाउडर यानी गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अभी इस गोबर में 80 से 85% पानी है, यानी 15 से 20% ही सिर्फ उसमें सॉलिड कंटेंट है, ड्राई मैटर है। और अगर उस गोबर में अगर पानी कोई मिलाता है तो और वो कम हो जाता है ड्राई मैटर। तो सोचिए वो डालने के बाद 1 टन में अगर सिर्फ 15% सॉलिड मैटर है तो उससे कितना बायोगैस और कितना मीथेन निकलेगा। और हमारे नेपियर गैस में 30 से 35%, 40% तक उसमें ड्राई मैटर होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये देखोगे कि हम लोग 35% अगर उसमें ड्राई मैटर रखते हैं तो 1000 किलो यानी 1 टन जब नेपियर गैस हम लोग लेंगे तो उसमें ड्राई मैटर होगा 35% यानी 350 किलो, बाकी का होगा पानी। और इस 350 किलो में से 35% में से क्रूड गैस कितने निकलेगा, तो उसका 35% यानी 122.5 किलो। और इस क्रूड गैस में मीथेन कितना होगा, तो मीथेन होगा 60%, तो होगा लगभग 73.50 kg इतना होगा। और इसको प्रॉपरली जब हम अपना प्रीमियम सीएनजी करके बेचेंगे तो लगभग 80 किलो तक
ये हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लायक ये बना के देगा। तो ये ग्रॉस ऐसी सिस्टम है और इसको हर स्टेप पे हम लोग बेहतर करेंगे, और जब आपके प्रोजेक्ट चुने होंगे तो मुझे लगता है आप इसको और बेहतर जानोगे। ये रहा बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट, ये रहे वो प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। एक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे, आप लोग करोगे। चलो देखते हो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 1, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, एसटीपी प्लांट। आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग भी बनती है तो उसके बाजू में एसटीपी का वो प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट होता है। आज सभी नगर निगम हो, बड़े बड़े ग्राम पंचायत हो, या छोटे छोटे नगर पालिका वगैरह हो, सभी में कंपलसरी लगता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी क्या, इन लोगों के जो टॉयलेट्स है उस टॉयलेट्स के ऊपर काम करने वाले प्रक्रिया केंद्र, यानी उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो प्रक्रिया केंद्र है आज की तारीख में ये ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी, ये जो सीवेज है, ये जो ह्यूमन टॉयलेट है, ये सबसे बेस्ट सोर्स है मीथेन का। इससे बहुत अच्छे मात्रा में, बड़ी मात्रा में मीथेन तैयार हो सकता है। हम सभी एमसीएल वाले सभी हमारे स्टार्टअप्स, ये सभी कंपनियां, आपकी सभी कंपनियां, आप आपके तहसील में, आप लोग आने वाले दिनों में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने वाले हैं। हम ये सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एक जैव ईंधन निर्मित केंद्र या जैव ईंधन निर्मित प्रक्रिया केंद्र या फैक्ट्री में इसको तब्दील करने वाले हैं। क्योंकि आज की तारीख में तो ये मीथेन ऐसे ही चला जा रहा है। इतने सारे एसटीपी प्लांट से इतने सारे प्लांट हो रहे हैं जहां ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रही है, और इसके वजह से न जाने कितना सारा मीथेन तैयार हो रहा है और वो हवा में जा रहा है और वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है, बहुत जरूरी है। और हम तो क्या करेंगे, एमसीएल के अंदर आपके सभी जो कंपनियां हैं वो आपके तहसील में जो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेने वाली है और उसको 100% रूपांतर करने वाली है बायोसीएनजी तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स, फर्टिलाइजर तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स, यहां तक कि पीने का पानी तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स। पीने का पानी, अच्छा पानी नहीं, पीने का पानी, ये हमारा फ्यूचर है। और ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक है बिल गेट्स साहब। बिल गेट्स साहब इन्होंने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एक टॉयलेट बनाया, जो आप देख सकते हैं इसमें। इस टॉयलेट में इमीडिएटली जो भी वो विस्टा होती है, जो सीवेज होता है, उससे खाद बनती है और उसका मीथेन का यूटिलाइजेशन होता है, और जो पानी है ना, वो पानी तुरंत वो पीने योग्य पानी बनता है। अभी ये जो पानी वो पानी पी रहा है वो 5 मिनट पहले टॉयलेट का पानी था, और वो उससे अभी पीने का पानी पीते, और पीते हो आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको सब दिखाई देगा। ये एक एस्टैब्लिश्ड वैसे टेक्नोलॉजी पानी तैयार करने की। सिंगापुर ऐसा देश है कि जहां इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पीने योग्य पानी बनाया जाता है। हमें भी एमसीएल को ऐसे प्रोजेक्ट पूरे भारत में लगाने हैं। अलगे जिस जगह पे ये नेपियर घास नहीं होगा वहां हम लोग अलगे की खेती करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में डिमांड इतनी बढ़े, हमें इतनी बड़ी जैव ईंधन का निर्माण करने पड़े कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास के लिए भी अलगे की खेती कर सकते हैं। आपके तहसील में, आपके गांव में हम एमसीएल मिलके अलगे की खेती भी करेंगे। और जहाँ सिर्फ पानी है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, कुछ कुछ वनस्पति ऐसी जो पानी में बहुत फास्ट ग्रो करती है। उसमें से एक ये नाम है जिसको वाटर हायसिंथ बोलते हैं, पान, ऐसा कुछ नाम है उसका हिंदी में। ये जो वनस्पति है ये आज की तारीख में जहाँ जहाँ ये बढ़ती है वहाँ के नगर निगम, वहाँ के लोगों को, गांव वालों को ये परेशानी है, ये हेडेक है, सरदर्द है, क्योंकि बहुत बढ़ती है और रुकती नहीं। जैसे मैं केरला में गया था, केरला में अगर आप जाओगे तो केरला में बहुत बड़े बड़े वाटर कैनल्स हैं और वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि इसको वाटर हायसिंथ को निकालना। लेकिन एमसीएल के प्रोजेक्ट्स के लिए ये सब बायोमास है, ये सब रॉ मटेरियल है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज, ऐसी प्रदेश कि जहाँ पानी है, पानी का सोर्स है, तो वहाँ हम लोग इसको लगा भी सकते हैं कि जिससे उसे इनकम, अच्छा रॉ मटेरियल हमारे किसानों को मिलेगा। सीवीड दोस्तों, समुद्र में कुछ ऐसे तरह के वीड्स है, ऐसे तरह के अलगे जो बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जो रामेश्वर है, रामेश्वर का ये फोटोग्राफ है, वहाँ के समुद्र में बहुत फास्ट
ग्रो होने वाली एक सीवीड है जिसका एक्चुअल कल्टीवेशन कर सकते हैं हम। यानी अगर कोई गांव, कोई तहसील समुद्र को लग के है, तो वह समुद्र के अंदर हम लोग इस वनस्पति को तैयार कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। और ये पूरा बायोमास जो आपको दिख रहा है, वो पूरा हम लोग अपनी फैक्ट्री में लेके जा सकते हैं और उसे ईंधन बना सकते हैं। नेक्स्ट रेवोल्यूशन दोस्तों, हमने अभी देखा कि कैसे बायोमास से हम लोग वो प्राकृतिक गैस जो कुदरत ने बनाई है अंदर, उसको हम लोग फैक्ट्री में बनाएंगे और उससे वो मीथेन, उससे वो सीएनजी सब कुछ बनाएंगे। वैसे ही कुदरत ने जो क्रूड ऑयल बनाया है, वैसे ही क्रूड ऑयल हम लोग आने वाले दिनों में आपके फैक्ट्री में बनाने वाले हैं। जिस बायोमास जो नेपियर गैस आप लोग तैयार कर रहे हैं, कल हो सकता है उससे हम लोग, हो सकता नहीं करेंगे, उससे हम लोग बायो क्रूड ऑयल बनाएंगे। तो आज एक जेट फ्यूल है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है कि जहां लिक्विड फ्यूल ही लगने वाले हैं। जैसे विमान में आपको लिक्विड फ्यूल ही लगेगा, वहाँ गैस नहीं उसका इस्तेमाल हो सकता। तो वहाँ हम लोग ये बायोजेट फ्यूल ये लोग तैयार करेंगे और बेचेंगे। लेकिन इससे हम लोग वही ग्रीन पेट्रोल, ग्रीन डीजल, ग्रीन एलपीजी भी तैयार कर सकते हैं और हमारे लोगों को दे सकते हैं। और ये होगा नया रेवोल्यूशन, नई क्रांति जो हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे देश में कुदरत ने इतना कुछ दिया है कि हम लोग पूरे दुनिया के लिए फिर से एक बार सबसे ज्यादा ईंधन तैयार करने वाला, सबसे ज्यादा खाना अनाज तैयार करने वाला ऐसा देश बनने ही वाले। और दोस्तों, हम एमसीएल के माध्यम से अपने देश को फिर से एक बार वो दर्जा प्राप्त करने वाले हैं जो जिस पे हम लोग कही थे और हजारों साल तक थे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने ग्राम पंचायती में, अपने अपने गांव में चलो मिलके ऐसा काम करते हैं और फिर से अपने देश को सुपर पावर बनाते हैं, सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। धन्यवाद। क्या मैं दिख रहा हूं? यस सर। यस सर। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर एंड गुड मॉर्निंग एमसीएल। बहुत सारे लोग पूछते थे, हमारे बीडीएस, हमारे प्राइम बीडीएस, हमारे लोग पूछते हैं ये बायो सीएनजी क्या है, ये बायो सीएनजी क्या है। तो शायद आज उन सबको इस सिंपल सहज लैंग्वेज में ये पूरा टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक श्याम सर ने सिखाया है। आज तक हमने बहुत प्लेटफॉर्म पे बायो सीएनजी सिखा है, पढ़ा है, बट एक आम आदमी को भी ये पूरी कॉन्सेप्ट को जिस सहजता से, सरलता से श्याम सर ने समझाया है, वो काबिले तारीफ है। और उसके लिए श्याम सर आपका बहुत 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 शुक्रिया। जो भी आज लोगों के दिमाग में टेक्नोलॉजी को लेकर, बायो सीएनजी को लेकर जो भी शंका कुशंका, ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, या थोड़ा बहुत अवेयरनेस का अभाव था, वो शायद आज सही मायने में पूरा हो गया है। और एमसीएल पास्ट में क्या था, एमसीएल प्रेजेंट में क्या है और एमसीएल फ्यूचर में क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल वाइज, बायोफ्यूल वाइज, क्लीन फ्यूल वाइज और बायो सीएनजी वाइज, ये पूरा रास्ता इतना आकर्षक तरीके से, इतना डायनेमिक तरीके से श्याम सर ने सुनाया है कि शायद आज जो पूरे लोग सामने बैठे हैं उनके अंदर एक अलग एनर्जी आ चुकी है। इसके लिए थैंक यू श्याम सर, थैंक यू वेरी मच, and you deserve a round of applause and standing ovation for this particular presentation. Yes, कुछ हजार रुपए में शुरू हुई कंपनी को 1600 करोड़ में एक बड़े एम्पायर में तब्दील किया गया। आम आदमी के घर में एक घर में काम करने वाली महिला के माध्यम से उसकी लिज्जतदार स्टोरी, वो पापड़ नहीं, उन सबके लिए झापड़ था जो सोए हैं कि आप चाहो तो एक छोटी सी चीज में भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो, और वो भी कॉमन आदमी के पार्टिसिपेशन से। वो लिज्जतदार स्टोरी आज प्राची मैडम ने और एक बार बताई
उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, एमसीएल डॉक्टर श्याम मोलक सर कॉमन इंडियंस को लेके, सामान्य भारतीयों को लेके एक असामान्य कार्य एमसीएल के माध्यम से करने जा रहा है। और आज जो टेक्नोलॉजिकल जो विजन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में उन्होंने सिखाई सुनाई, उसके लिए मैं प्राची मैडम और श्याम सर का और एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू ऑल द प्राइम बीडीएस of MCL family. Thank you the BDS senior BDS MCL family. Thank you employees of MCL family. Thank you MBs. Thank you channel partners, and the most important, the Agriculture Economic Revolution Center in charge MVPs. The most important MVP owners, MVP partners, and वो सारे MPO members जो एक सुनहरे भारत का सपना देखने के लिए MC के साथ जुड़े पड़े। Thank you everybody for making one more Friday fantabulous for MCL। तो अंत में कहना चाहूंगा, यस वही कहना चाहूंगा जो आप जानते हैं, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, MCL ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर लोवेश यादव सर। आपकी इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी टिप्स से और मोटिवेशन से ही हमें हमारा लक्ष्य पाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू प्राची मैम, आपने आज जो बताया, सिर्फ 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ महिलाओं ने कैसे उनका इतिहास बना दिया है। आज 480 करोड़ पापड़ उन्होंने बनाए और 1600 करोड़ की ये इंडस्ट्री खड़ी की है। आज आपने बताया कि नारी शक्ति क्या होती है। थैंक यू प्राची मैडम। और एक बार फिर सारे एमसीएल परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर श्याम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह पता नहीं था कि बायोमास से बायो सीएनजी किस तरह से बनता है, आज कितनी सरल भाषा में आपने समझा दिया है। बायो सीएनजी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, यह इंसान के खाने की प्रक्रिया की तरह ही है। और जिस सहजता से आपने बताया, इसके लिए आपको एमसीएल की तरफ से सलाम। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर, और थैंक यू वेरी मच पूरी एमसीएल टीम जो ये सेमिनार, ये वेबिनार आपके पास लेकर आने के लिए दिन रात मेहनत करती है। थैंक यू। और एक इंसान का जो यहाँ पर हर फ्राइडे सुबह 8 बजे बिना कोई रुकावट के आकर ये वेबिनार अटेंड करते हैं, वो है आप। जी हाँ दोस्तों, आपका विश्वास ही एमसीएल को अपने लक्ष्य की ओर हर एक दिन एक एक इंच बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि कृपया आप अपना, अपने परिवार का और एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं अब आपके सामने घोषित करता हूं कि यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। थैंक यू।